दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज की हमारी एनिमे की कहानी कुछ अलग कुछ हटके है। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट्स में तो हमेशा से आप सभी की रुचि रही ही होगी। मुझे भी पर्सनली ऐसी मूवीज बहुत पसंद आती है जहाँ हमें टाइम ट्रेवल जैसी चीजें देखने को मिलती है। कितना इंटरेस्टिंग होता ना अगर हम समय में पीछे जाकर अपना प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज कर पाते। हम प्रेजेंट में हुई किसी भी दुर्घटना को पास्ट में जाकर फिर से सही कर सकते थे। हम खुद के साथ या दूसरों के साथ होने वाले किसी भी हादसे से बच पाते और इवन अपनी प्रेजेंट में की गई गलतियों को पास्ट में जाकर फिर से सही कर पाते। इस तरह हम अपना पूरा का पूरा फ्यूचर ही बदल सकते थे। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की एनिमे की कहानी, जिसका नाम है इरेज्ड, जिसे जापान में बोकु दागे का इनाई माची नाम से जाना जाता है। इरेज्ड एक एनिमेटेड टीवी सीरीज है जो कि राइटर केई सेनबेई की मांगा से उठाकर बनाई गई है। ये एनिमे टाइम ट्रेवल और मर्डर मिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके टोटल सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं। मैं ये 12 के 12 एपिसोड सिर्फ 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। करने को तो मैं ये 12 एपिसोड्स एक ही वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि आप इस वजह से बहुत सी बातें मिस कर जाओ। ये कहानी है बड़ी दिलचस्प, तो इसे बारीकी के साथ बताना बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तभी इस कहानी का असली मजा आएगा। जहाँ अभी इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सीरीज मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, थ्रिलर टाइप की मूवी है, जिसका हर एक एपिसोड आपको अगला एपिसोड जानने में मजबूर कर देगा। इसे IMDb में दिए गए हैं 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, माय एनिमलिस्ट में दिए गए हैं 8.34 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज के टोमेटो मीटर में से किया गया है 100% फ्रेश। दिस इज वे टू मच गाइस। तो ये तो हो गई इस एनिमे सीरीज की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज की खूनी एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। ये कहानी है सन 2006 की। एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन में हम एक 29 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम सातोरू फुजिनुमा था। वो ओसाई पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था। एक दिन वो रोज की तरह अपने स्कूटर में पिज्जा की डिलीवरी करने जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसके पास से एक ट्रक बड़ी ही तेजी से गुजरता है। उसके गुजरते ही ना जाने सातोरू को क्या हो जाता है, वो एकदम से घबरा जाता है और सब कुछ लाल सा होकर पॉज हो जाता है। इसके बाद वो खुद को फिर से वहीं पाता है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले कब का आगे गुजर चुका था। हमें ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ा पीछे हो गया हो। जो कुछ पहले घटित हो चुका था वही सब फिर से घटित होने लगता है। सातोरू घबराते हुए मन में कहता है कि रिवाइवल फिर से हो गया। अब ये रिवाइवल क्या है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद वो बड़े ही गौर से इधर उधर देखने लगता है कि गड़बड़ कहाँ पर है। तभी उसके पास से वही ट्रक गुजरता है जो पहले भी उसके पास से गुजरा था। इस बार सातोरू ये नोटिस करता है कि उस ट्रक ड्राइवर ने तो स्टीयरिंग व्हील को ठीक से पकड़ा ही नहीं होता है। सातोरू एकदम से अपना स्कूटर पीछे घुमाता है और जोर जोर से चीख कर ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने को कहता है। पर तभी वो ट्रक के साइड मिरर में देखता है कि ट्रक ड्राइवर तो सो रहा होता है। ट्रक ड्राइवर का इस तरह पीछा करते सातोरू की एक कलीग उसे देख लेती है। उस लड़की का नाम आयरी कातागिरी था, पर वो हाई स्कूल की एक स्टूडेंट थी। वो ओआसी पिज्जा शॉप में पिज्जा डिलीवर करने का काम एज अ पार्ट टाइम करती थी। उधर तभी सातोरू अपने सामने एक बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देखता है। सातोरू ट्रक ड्राइवर को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर ट्रक ड्राइवर नहीं उठता। इसलिए फिर सातोरू अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसका हाथ एन वक्त पर वहां तक पहुंच जाता है और वो ट्रक का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बाल बाल बच जाता है। पर इस चक्कर में सातोरू दूसरी लेन में जाकर एक गाड़ी वाले के साथ बहुत जोर से टकरा जाता है और अगले सीन में उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है जहां वो अपने सामने आयरी कातागिरी को देखता है। कातागिरी उसे बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश था। कातागिरी उसे कहती है कि उसे पहले लगता था कि सातोरू बहुत ही बोरिंग सड़ूसा आदमी है जो हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है और कभी हंसता भी नहीं है, पर उसे सातोरू की एक नई साइड देखने को मिली। सातोरू ने अपनी जान की परवाह न करके एक बच्चे की जान बचाई। साथ ही कातागिरी उसे बताती है कि उस ट्रक ड्राइवर को ड्राइविंग करते दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था जिससे उसकी डेथ हो गई थी। कातागिरी सातोरू को पूछती है कि उसने ये कैसे नोटिस किया कि उस ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ गड़बड़ है, जिस पर सातोरू कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सातोरू को फाइनली घर वापस जाता देखते हैं, जहाँ सातोरू मन में खुद से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जब भी सातोरू के आसपास कहीं पे कुछ बुरा होने वाला होता है या हो चुका होता है तो सातोरू अपने आप समय में 5 मिनट पीछे चला जाता है। जैसे कोई चाहता हो कि जो गलत हुआ है वो सातोरू समय में 5 मिनट पीछे जाकर ठीक कर दे। इस फिनोमिनन को सातोरू रिवाइवल कहता है और जब भी उसके आसपास रिवाइवल होता है तो वो अपने आसपास हर एक चीज को बहुत ही गौर से नोटिस करने लगता है कि कहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। इस तरह आज तक सातोरू ने ना जाने कितने ही लोगों को अपनी खुद की जान की परवाह किए बगैर बचाया है। इसके बाद अगले सीन में हम सातोरू को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम को देखता है। एक्चुअली सातोरू अपने असली घर से दूर काम की वजह से यहाँ पर एक रेंट वाले फ्लैट में अकेले रहता है, पर क्योंकि सातोरू हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए यहाँ उसका ख्याल रखने आई हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीवी पर एक मिसिंग बच्चे की
न्यूज आ रही होती है। ये देखे सतोरू की मॉम सतोरू को कहती है कि क्या उसे याद है कि जब वो 5th ग्रेड में था तब भी पड़ोस में ऐसा ही कुछ हुआ था और उस समय सतोरू की जिंदगी भी खतरे में थी, पर ऐसा कुछ भी सतोरू को याद नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सतोरू अपने रूम में जाकर सोच में पड़ जाता है कि उसकी मॉम आखिर किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। तभी उसे धुंधला धुंधला कुछ याद आता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तब उसके 2 क्लासमेट्स लापता हो गए थे। उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है। बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। जब वो बहुत छोटा था तब वो बहुत शाय हुआ करता था। एक दिन उसे प्लेग्राउंड में एक लड़का मिला जिसका नाम जुन शिरोतोरी था। उस दिन के बाद वो लड़का रोज सतोरू के साथ खेलने लगा। सतोरू उसे यूकी बुलाया करता था। यूकी सतोरू को हमेशा कहा करता था कि नीडर बनो, क्योंकि अगर तुम में साहस है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद सतोरू बताता है कि उसके 2 क्लासमेट्स के गुम होने के 6 महीने बाद यूकी को किडनैपिंग के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मार दिया गया। यानी कि सतोरू के क्लासमेट्स को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूकी था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सतोरू और उसकी मॉम मार्केट से सामान लेकर घर वापस आ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अचानक सतोरू का रिवाइवल हो जाता है और वो 5 मिनट पीछे चला जाता है। रास्ते में जो कुछ भी पहले हो चुका था वो सब फिर से रिपीट होने लगता है। सतोरू हर एक चीज को बहुत गौर से नोटिस करने लगता है कि अब इस बार उसे किसे बचाना है, पर उसे कहीं भी कुछ गलत नहीं लगता। वो अपनी मॉम को पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ वियर्ड होता हुआ नोटिस किया, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा कि सतोरू किस बारे में बात कर रहा है। शायद सतोरू ने अपने इस रिवाइवल के बारे में किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है, तो किसी को क्या ही पता होगा कि सतोरू की बात का सच में कुछ मतलब है। तभी सतोरू की मॉम को याद आता है कि सतोरू ने ऐसा ही कुछ तब भी कहा था जब वो छोटा बच्चा था और वो भी इधर उधर देखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक आदमी शायद उन्हें जैसे देख रहा था। उस आदमी के साथ एक छोटी बच्ची थी। वो आदमी उस बच्ची को अपने साथ एक गाड़ी की तरफ ले जा रहा होता है और सतोरू की मॉम उस पर नजरें गड़ाई रखती है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उस बच्ची को अपने साथ गाड़ी में नहीं ले गया था। तभी वहाँ पर कादागिरी आ जाती है और सतोरू की मॉम उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। इसके बाद वो सब साथ में डिनर करते हैं। सतोरू की मॉम कहती है कि क्या वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि वो बस दोस्त हैं। इसके बाद वो ढेर सारी बातें करते हैं और फिर सतोरू उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है क्योंकि बहुत रात हो गई थी। इसके बाद जब वो अपने फ्लैट वापस आता है तब उसकी मॉम उसे कहती है कि जब वो दिन को मार्केट से वापस आ रहे थे तब शायद सतोरू ने अनजाने में एक बच्चे को किडनैप होने से बचा लिया। ये सुनकर सतोरू हैरान रह जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सतोरू एक बुक शॉप में एक पुराना आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में उसके 5th ग्रेड के दौरान हुई 2 बच्चों वाली किडनैपिंग का किस्सा लिखा हुआ था, जिसमें लिख रखा था कि जुन शिरातोरी यानी कि यूकी ने 2 बच्चों का किडनैप कर उनका मर्डर किया था, जिसकी वजह से जब वो पकड़ा गया तब उसे सजाए मौत हुई। साथ ही उसे वहाँ पर उन किडनैप किए गए बच्चों में से एक का नाम भी दिखाई देता है जो कि कायो हिनाजुकी था। ये नाम पढ़ते ही उसे बहुत सी बातें याद आ जाती है, जैसे कायो उसकी क्लासमेट थी जो कि हमेशा अकेली रहती थी। सतोरू ने एक दिन रात को स्कूल से घर जाती बार उसे पार्क में अकेला खड़े देखा, पर क्योंकि उन्होंने आपस में कभी बात नहीं की थी तो सतोरू उसे वहीं ऐसे ही अकेला छोड़कर घर चला गया। और वो दिन आखिरी दिन था जब उसने काया को आखिरी बार देखा था, क्योंकि उसी रात वो गायब हो गई और बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, जिसकी वजह से सतोरू बहुत ही डिप्रेस हो गया था और खुद को कोसता रहता था कि काश अगर उसने उस रात उसे अपने साथ घर की तरफ चलने को कहा होता तो आज वो जिंदा होती। सतोरू की मॉम ने वो सब किया जिससे सतोरू इस किस्से को भूल जाए और धीरे धीरे सतोरू समय के साथ साथ इस इंसिडेंट को भूलता चला गया। दूसरी तरफ हम सतोरू की मॉम को शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है जो उन्हें पिछले कल एक बच्ची के साथ दिखा था। वो मन में कहती है कि वो आदमी सच में उस बच्ची का किडनैप करने जा रहा था, पर शायद उनके देख लेने की वजह से उसने अपना माइंड बदल दिया। साथ ही वो कहती है कि उनके उसे देखने पर उसने अपना चेहरा एकदम से ऐसे छिपा दिया जैसे वो उनको जानता हो। सतोरू की मॉम को लग रहा होता है जैसे उन्होंने वो आंखें पहले भी कभी कहीं देखी है, पर उन्हें याद नहीं आ रहा होता कि कब और कहां। तभी उन्हें कुछ याद आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक पुराना आर्टिकल पढ़ रही होती है जिसके अकॉर्डिंग जुन शिरातोरी यानी कि यूकी के पकड़े जाने के बाद भी बच्चों का किडनैपिंग और मर्डर का सिलसिला नहीं रुका, जिसने इस थ्योरी को अराइज किया था कि जुन शिरातोरी वो किलर नहीं था। और अब शायद सतोरू की मॉम को पता चल चुका था कि असली किलर कौन था। वो घबरा जाती है कि ना जाने इतने सालों से उस आदमी ने कितने ही बच्चों का किडनैप और मर्डर किया होगा। इसके बाद वो अपने घर जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये सब सतोरू को बताना पड़ेगा। अब समय आ गया है उसे सब कुछ बताने का। तभी अचानक उनके पीछे कोई चाकू घुसा देता है और सतोरू की मॉम नीचे गिर जाती है। वो उस आदमी का चेहरा देखकर मन में कहती है कि इसका मतलब वो सही थी, ये किलर वही है। वो सतोरू का बचपन याद करने लगती है कि काश तब उन्होंने सतोरू की बात का विश्वास कर लिया होता कि यूकी किलर नहीं है। वो अपना हाथ अपने फोन की तरफ बढ़ाने लगती हैं क्योंकि उन्हें मरने से पहले असली किलर के बारे में सतोरू को बताना था, पर उनका फोन वो किलर उठा लेता है और सतोरू की मॉम अपना दम तोड़ देती हैं। तभी सतोरू भी अपने काम से वापस अपने रूम पहुंच ही गया होता है कि उसे अपने सामने से एक अजीब सा आदमी गुजरते हुए दिखता है। सतोरू देखता है कि उसके रूम का दरवाजा तो खुला पड़ा होता है। अंदर जाने पर वो अपनी मॉम को जमीन में पड़ा देखता है। वो थोड़ा घबराता है और कहता है कि मॉम मजाक मत करो, और जैसे ही वो पास जाके देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो
बहुत जोर से चीखता है। तभी वहाँ पर उसकी मकान मालिक आ जाती है और उसकी मॉम की लाश और उसके हाथ में खून देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे सतोरू ने ही अपनी मॉम का मर्डर किया है। वो बुरी तरह काम जाती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वाले सतोरू को अरेस्ट करने आते हैं। सतोरू कहता है कि उसने अपनी मॉम का मर्डर नहीं किया है, बल्कि यहाँ से पहले एक आदमी गया था, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। सतोरू घबराते हुए वहाँ से भागता है और अगले ही पल उसकी आंखें एक अनजान जगह पर खुलती है, जहाँ उसे सब जैसे जाना पहचाना सा लगता है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये जगह कौन सी है। वो खुद को सवाल पूछता है कि क्या ये रिवाइवल है। तभी उसे अपने साथ एक लड़का भागता हुआ दिखता है। वो मन में कहता है कि शायद वो इस बच्चे को भी जानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये है कौन। तभी वो उसके साथ भागते भागते एक एलिमेंट्री स्कूल पहुंचता है, जहाँ पर सन 1988 लिखा होता है और हम देखते हैं कि सतोरू तो 5th ग्रेड का एक छोटा बच्चा होता है। यानी कि दोस्तों, इस बार रिवाइवल में वो सिर्फ 5 मिनट समय में पीछे नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 18 साल पीछे आ गया होता है। शायद जो कुछ प्रेजेंट में हो रहा है उसका लेना देना 18 साल पहले घटित हुई घटना से है, इसीलिए वो इतना पीछे आ गया। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के फर्स्ट सीन में हम सतोरू को अपनी क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो समय में इतना पीछे आगे कैसे और क्यों आ गया। इसके बाद वो चुपके से स्कूल से भाग के अपने घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहता था। घर पहुंचने पर वो घर का मेन डोर लॉक पाता है। शायद उसकी मॉम अभी घर पर नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम घर की चाबी वहीं एक बॉक्स के नीचे छिपा के रखती थी। वो बॉक्स हटाता है और चाबी वहीं पर पड़ी होती है। वो अपने घर के अंदर जाता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसके घर और घर में पड़ी चीजों से उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कुछ देर के बाद उसकी मॉम घर आती हैं और अपनी मॉम को जिंदा देख के उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसकी मॉम उसका ऐसा अजीब सा रिएक्शन देखकर उसे पूछती है कि उसे आखिर क्या हुआ है, जिस पर सतोरू कहता है कुछ नहीं, उसे बस अपनी मॉम को देख के खुशी हो रही है। इसके बाद डिनर करते समय सतोरू अपनी मॉम को सॉरी कहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि ना जाने आज इसे हो क्या गया है। इसके बाद सतोरू मन में खुद को कहता है कि ये एक रिवाइवल है। हो सकता है कि 18 साल बाद होने वाली उसकी मॉम की डेथ का कनेक्शन इस समय से हो, इसीलिए वो इतना पीछे आ गया। उसे अपनी मॉम और साथ ही अपने क्लासमेट्स को बचाने का एक और मौका मिला है, तो वो किसी भी हालत में इसे वेस्ट नहीं जाने देगा। इसके बाद अगली सुबह स्कूल जाते हुए सतोरू की नजर कायो पर पड़ती है। दोस्तों, कायो वही लड़की है जिसका किलर ने किडनैप कर मर्डर किया था। सतोरू इसके बाद अपनी नजरें कायो पर गड़ाए रखता है। कायो का कोई भी दोस्त नहीं था। वो हमेशा स्कूल में भी अकेली ही रहा करती थी। बाकी बच्चे भी उसका इस वजह से मजाक उड़ाया करते थे। क्लास में एक जगह सतोरू नोटिस करता है कि कायो के पाँव में तो जख्म के निशान है, जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। इसके बाद ब्रेक होने पर सतोरू के दोस्त सतोरू को घेर लेते हैं। सतोरू को याद आता है कि ये सब तो उसके बचपन के खास दोस्त हुआ करते थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम केनिया था सतोरू को पूछता है कि क्या सतोरू कायो को लाइक करता है, क्योंकि उसने नोटिस किया कि आज सारा दिन सतोरू कायो को ताड़ रहा था। इससे पहले कि सतोरू को जवाब दे पाता, उसके बाकी सभी दोस्त खुश होकर लव गुरु बन के उसे एडवाइस देने लगते हैं और उसे जबरदस्ती कायो से बात करने भेजते हैं। सतोरू कायो के पास जाकर उसे कहता है कि क्योंकि उन दोनों का घर सेम रास्ते में पड़ता है, तो वो सोच रहा था कि वो दोनों साथ में घर की तरफ चलें। साथ ही वो कहता है कि वो कायो के साथ दोस्ती करना चाहता है। कायो सतोरू को कहती है कि वो कायो की तरह ही फेक लग रहा है, जैसे वो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और फिर कायो उस पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाती और वहाँ से जाने लगती है। उसी दौरान सतोरू कायो के पाँव पर एक और जख्म का निशान नोटिस करता है और मन में खुद को कहता है कि कायो के मरने वाले दिन के पहले से ही कुछ तो कायो के साथ बुरा होता आ रहा था, तभी उसे ये निशान है। अगर सतोरू इसके बारे में पता लगा ले तो शायद वो इस बार कायो को बचा सकता है। और हम देखते हैं कि दूर से यूकी उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल से छुट्टी हो गई थी। सतोरू के दोस्त सतोरू से पूछते हैं कि उसके ग्लव्स कहाँ पर हैं, जिस पर सतोरू कहता है कि वो शायद गुम हो गए हैं। जिस पर उसके दोस्तों से कहते हैं कि हो सकता है सतोरू उन्हें हमारे हाइड आउट में भूल गया हो। सतोरू को याद आता है कि बचपन में उसका और उसके दोस्तों का एक हाइड आउट हुआ करता था, जहाँ वो सब मिला करते थे। सतोरू अपने दोस्तों को कहता है कि क्यों ना आज हम सब हाइड आउट चलें, जिस पर शॉक होकर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि क्या वो भूल गया कि उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो कुछ दिनों तक हाइड आउट नहीं जाएंगे। सतोरू घबराते हुए मन में खुद को कहता है कि उप्स, फंस गया, और वो अपने दोस्तों को कहता है कि उसके ये दिमाग से ही निकल गया था। केनिया ये सब नोटिस कर रहा होता है और घर जाते वक्त अकेले में सतोरू से पूछता है कि सब ठीक तो है, जिस पर सतोरू घबराते हुए हाँ कहता है। केनिया सतोरू को याद दिलाता है कि अभी तक सतोरू ने स्कूल मैगजीन भी नहीं पढ़ी है। इसके बाद सतोरू घर जाके सबसे पहले स्कूल मैगजीन निकालता है और उसमें कायो का लिखा एक ऐसे पढ़ता है, जिसमें कायो ने लिख रखा था कि वो इस दुनिया से दूर एक आइलैंड जाना चाहती है, जहाँ कोई भी लोग ना हो, जहाँ वो अकेली हो और इवन तक कि उसकी मॉम भी वहाँ पर ना हो। वो जो चाहे जब चाहे वो सब फ्रीली वहाँ कर पाएगी, उसे रोकने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। सतोरू को कायो का ये ऐसे पढ़कर उसमें बहुत दर्द दिखता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि वो जख्म कायो की मॉम ने ही उसे दिए हैं, इसलिए वो ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ उसकी मॉम भी ना हो और वो फ्रीडम एंजॉय कर सके। सतोरू डिसाइड करता है कि अब वो कायो से दोस्ती करके रहेगा। इसके बाद वो डिनर करते हुए अपनी मॉम को कहता है कि क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, तो वो अपने कुछ दोस्तों को इस बार अपने घर पर इनवाइट करना चाहता है। अगले दिन स्कूल से घर वापस आती बार उसे ऑलरेडी पता होता है कि उसे कायो अब कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि सतोरू अब समझ गया था कि कायो की मॉम उसे मारा करती थी। तो इसीलिए कायो स्कूल के बाद सीधे घर नहीं जाया करती थी, बल्कि पार्क में अंधेरे में कुछ टाइम
स्पेंड किया करती थी। सतोरू पार्क में जाता है और इस बार कायो को वहाँ अकेला ना छोड़कर उसके पास जाता है और उसे फिर से कहता है कि वो सच में कायो के साथ दोस्ती करना चाहता है। कायो सतोरू को कहती है कि सतोरू बस अच्छे बनने का ढोंग कर रहा है, जिस पर सतोरू उसे कहता है कि वो सही कह रही है। पहले सतोरू बस अच्छे बनने का दिखावा ही किया करता था क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसे भी पसंद करें। ऐसा करते करते धीरे धीरे उसे लोग सच में अच्छे लगने लगे और वो सच में दिल से चाहता है कि कायो उसकी दोस्त बन जाए। इसके बाद सतोरू कायो को अपना बर्थडे इन्विटेशन कार्ड देकर उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। ये देखकर कायो सरप्राइज होकर थोड़ा ब्लश करने लगती है क्योंकि पहली बार उसका कोई दोस्त बना जो उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हो। इसके बाद कायो सतोरू से पूछती है कि उसके ग्लव्स कहाँ पर हैं, जिस पर सतोरू कहता है कि वो कहीं गुम गए हैं। कायो के पास भी ग्लव्स नहीं होते और वो एकदम से अपना हाथ सतोरू के हाथ से मिला लेती है, जिसकी वजह से सतोरू को एकदम से गूज़बम्स आ जाते हैं और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सतोरू खुद को मन में कहता है अपनी फीलिंग्स को काबू में रख सतोरू, तू हकीकत में 29 साल का आदमी है। इसी के साथ ही वो मन में खुद को कहता है कि वो कायो के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, पर गलती से मन की जगह उसके मुंह से जोर से ये बाहर निकल जाता है और इसे सुनते ही कायो वहां से भाग जाती है। शायद वो शर्मा गई होगी। हाय, शर्मा गई का। सतोरू खुद को कहता है कि 18 साल पहले उस रात इसी जगह पर उसने कायो को आखिरी बार देखा था, जिसके अगले दिन वो गायब हो गई थी और बाद में उसकी डेड बॉडी कचरे के बीच पड़ी मिली। पर अब सोचने वाली बात ये थी कि वो दिन कौन सा था जब कायो गायब हुई थी। सतोरू को बस इतना याद होता है कि कायो मार्च में गायब हुई थी, पर उसे एग्जैक्ट डेट याद नहीं होती। सतोरू कायो के गायब होने वाले दिन को डे एक्स कहकर संबोधित करता है। सतोरू को याद आता है कि उसने अपने असली समय में जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें कायो की एज 10 साल लिखी थी, जबकि किलर द्वारा किडनैप बाकी लड़कियों की एज 11 साल थी। तो इसका मतलब ये है कि कायो का किडनैप उसके बर्थडे आने से पहले ही हो गया था, यानी कि वो डे एक्स 1 मार्च से लेकर कायो के बर्थडे वाले दिन के बीच होगा। इसका मतलब ये है कि किडनैपिंग वाला डे एक्स का पता लगाने के लिए पहले सतोरू को कायो की बर्थ डेट पता लगानी होगी। सतोरू कसम खाता है कि वो किसी भी हालत में कायो को बचाएगा और उसका फ्यूचर बदलेगा। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के फर्स्ट सीन में हम सतोरू को कायो के साथ स्कूल में देखते हैं, जहाँ सतोरू कायो से उसका बर्थडे पूछता है, पर कायो जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सतोरू चुपके से स्टाफ रूम जाता है और अपने होम रूम टीचर के डेस्क में जाकर स्टूडेंट रजिस्टर खोलने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसे खोल पाता, वहाँ पर उसके होम रूम टीचर आ जाते हैं, जिनका नाम मिस्टर याशिरो था। वो सतोरू से पूछते हैं कि वो इस समय यहाँ स्टाफ रूम में चोरी छिपे क्या कर रहा है, जिस पर सतोरू उन्हें बताता है कि उसने कायो से उसकी बर्थडे डेट पूछी थी, पर कायो ने नहीं बताई। तो वो यहाँ स्टूडेंट रजिस्टर चेक कर रहा था ताकि उसे कायो की बर्थ डेट पता लग जाए, जिस पर उसके होम रूम टीचर याशिरो स्टूडेंट रजिस्टर को देखकर उसे कहते हैं कि कायो और सतोरू की बर्थ डेट सेम है, इसलिए कायो अपनी बर्थ डेट सतोरू को बताने से झिझक रही होगी। ये सुनकर सतोरू हैरान हो जाता है, अब क्योंकि सतोरू को कायो की बर्थ डेट पता लग चुकी थी, जो कि 2 मार्च है, तो उसे भी याद आ जाता है कि वो किडनैपिंग वाली डेट क्या थी। कायो का किडनैप उसके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले 1 मार्च को हुआ था और आज 19 फरवरी है, यानी कि आज से ठीक 11 दिन के बाद कायो का किडनैप होने वाला है। इसके बाद सतोरू कायो को ढूंढने पार्क में जाता है और उसे वहाँ पर जुन शरुतोरी मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि जुन शरुतोरी वही है जिसे सतोरू यूकी बुलाता था और पुलिस ने इसे ही किलर समझकर इसे मौत की सजा दी थी। सतोरू यूकी को देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम सतोरू को यूकी के घर में देखते हैं, जहाँ यूकी उसके साथ खेल रहा होता है। सतोरू यूकी को देख के मन में कहता है कि ये किलर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इतना नाइस है। इसके बाद सतोरू यूकी से पूछता है कि क्या वो कायो को जानता है, जिस पर यूकी सतोरू को कहता है कि हाँ, वो अक्सर पार्क में कायो से बातें किया करता है। इसके बाद सतोरू की नजर यूकी के बुक शेल्फ में पड़ती है, जहाँ वो एक पर्दे के पीछे कुछ अडल्ट मैगजीन्स देखता है। यूकी एकदम से एम्बेरस होकर वो पर्दा बंद कर देता है और सतोरू से कहता है कि ये मैगजीन्स उसके दोस्त की है। इन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होती है। अब ऐसे बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर कुछ ना कुछ बहाना तो मारना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो सफेद झूठ ही क्यों ना लग रहा हो। इसकी कुछ देर बाद सतोरू वहाँ से जाने लगता है और यूकी उसे कहता है कि वो ना जाने कैसे अब बहुत ज्यादा मैच्योर लग रहा है। इसके बाद सतोरू कायो के घर की तरफ जाता है, जहाँ रास्ते में वो सोच रहा होता है कि वो यूकी का भी फ्यूचर बदलेगा। इसके बाद वो कायो के घर पहुंच जाता है, पर दरवाजा तो लॉक्ड होता है, शायद घर में कोई नहीं था। तभी वो नोटिस करता है कि कायो के फटे ग्लव्स और उसका बैग वहीं नीचे गिरे होते हैं और सामने एक स्टोर रूम होता है। सतोरू घबराते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कायो बहुत ही जख्मी हालत में नीचे जमीन में पड़ी होती है। कायो जोर से चिल्लाती है कि सतोरू दरवाजा बंद कर दे और फिर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी कायो की मॉम वहाँ पर आ जाती है। कायो की मॉम को देख के सतोरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। अपनी मॉम को देख के कायो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कायो की मॉम कायो को वहाँ से अपने साथ अंदर रूम में ले जाने लगती है। सतोरू कायो की मॉम से पूछता है कि कायो को ये जख्म के निशान कैसे लगे, जिस पर कायो की मॉम बड़े ही प्यार से कायो को कहती है कि बेटा जवाब दो। कायो सतोरू को कहती है कि वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे ये चोटें लगी, और फिर वो चुपचाप अपनी मॉम के साथ चल पड़ती है। ये देख के सतोरू दंग रह जाता है कि कायो अपनी मॉम से इतना डरती है कि उसे सच बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कायो की मॉम कायो का सर ठंडे पानी में डुबा रही होती है। वो गुस्से में उसे कहती है कि जल्दी से जल्दी इस
इस ठंडे पानी से अपने फेस की सूजन कम कर, नहीं तो कल जब कायो के और भी क्लासमेट से सूजन देखेंगे तो फिर वो उनसे इसके बारे में सवाल करेंगे। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब कायो क्लासरूम में बहुत लेट आती है। सतोरू नोटिस करता है कि कायो के नेक पर एक और जख्म का निशान होता है। अब सतोरू समझ चुका था कि कायो की मॉम ज्यादातर उसको वीकेंड्स पर यानी कि सैटरडे और संडे पर मारा करती थी और इसी की वजह से कायो मंडे को लेट आया करती थी, क्योंकि कायो की मॉम को कायो के जख्म के निशान छुपाने में टाइम लग जाया करता था। इसके बाद वो ब्रेक में अपने होम रूम टीचर मिस्टर याशिरो के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे ये लगता है कि कायो की मॉम कायो पर अत्याचार करती है, जिस पर मिस्टर याशिरो उसे कहते हैं कि उन्हें भी यही लगता है। सतोरू हैरान होकर मिस्टर याशिरो को कहता है कि अगर उन्हें ये सब पहले से पता था तो उन्होंने कोई इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर याशिरो उसे कहते हैं कि उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से इस बारे में बात की है। सीपीएस के ऑफिसर्स 3 बार ऑलरेडी कायो के घर कायो की मॉम से मिलने जा चुके हैं, लेकिन वो जब भी वहाँ जाते हैं तब कायो की मॉम घर में नहीं होती। जैसे उन्हें आता देख वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। सतोरू सभी स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करके अपने डेस्क पर रखी थी, पर वो यहाँ नहीं होती, तो वो ये मिस्टर याशिरो को बताता है। ये सुनकर उसके साथ बैठी उसकी क्लासमेट जिसका नाम मिसातो था, मिस्टर याशिरो को कायो का बैग चेक करने को कहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये पक्का कायो ने ही चुराए होंगे। जिस पर सतोरू उसे गुस्से से कहता है कि कायो ऐसा कभी नहीं कर सकती, जिस पर मिसातो पूरी क्लास के सामने जोर से कहती है कि कायो बहुत गरीब है तो उसी ने वो पैसे चुराए होंगे, और वो कायो को अपना बैग चेक करने को कहती है। कायो अपना बैग चेक करती है और वो पैसे उसी के बैग में होते हैं। मिसातो कहती है कि देखा, उसने पहले ही कहा था कि ये पैसे पक्का कायो नहीं चुराए होंगे। सतोरू को पता था कि ये पक्का इसी मिसातो के काम होंगे, तो वो बहुत ही जोर से गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप कर जा, कायो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिसातो एकदम से डर जाती है और उसकी हालत रोने वाली हो जाती है। कैनी अभी मिसातो को कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसे जानबूझ के किसी ने कायो के बैग में रखे हों। मिस्टर याशिरो सबको इस टॉपिक को यहीं खत्म करने को कहते हैं, क्योंकि पैसे तो मिल चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक जगह कायो सतोरू को उसका स्टैंड लेने के लिए थैंक्स कहती है। साथ ही कायो उसे बताती है कि जब वो 3rd ग्रेड में थी तब मिसातो कायो की पेंसिल का मजाक उड़ाया करती थी, जिसकी वजह से कायो ने मिसातो की फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल बाहर फेंक दी। तब से मिसातो कायो से बहुत ज्यादा नफरत करती है। इसके बावजूद मिसातो ने एक बार कायो को अपनी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट किया था। वो बस इसीलिए था क्योंकि उसे अपने बड़े क्रिसमस ट्री का शो ऑफ करना था। तभी सतोरू को याद आता है कि आज के दिन वो एक पहाड़ में बहुत ही खूबसूरत ट्री देखने गया था, तो वो कायो को कहता है कि क्या वो उसके साथ आज रात को एक क्रिसमस ट्री देखने चलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक पहाड़ की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 फॉक्स आकर उनकी गोल गोल घूमने लगती हैं। ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और सतोरू को याद आता है कि जब वो छोटा था तब वो इस दिन यहाँ अकेले आया था और उसे यहाँ पर यही 2 फॉक्स दिखी थी। जब उसने वापस जाकर ये दोस्तों को बताया तब किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया था, पर अब जब वो यही समय वापस जी रहा है तो उसके साथ कायो है। इसके बाद वो 2 फॉक्स वहाँ से जाने लगती हैं और कायो सतोरू से पूछती है कि क्या ये कपल थे, जिस पर सतोरू कहता है कि शायद हाँ, और तभी वो दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों बहुत ही करीब थे और वो एकदम से दूर हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली वो उस ट्री के पास पहुंच ही जाते हैं जो कि बहुत सुंदर था, जिसे देख के कायो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एपिसोड 3rd भी यहीं पे खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। 4th एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम सतोरू को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ वो ये सोच रहा होता है कि कल सैटरडे है, इसलिए वो कल सारा दिन कायो को उसकी मॉम से दूर रखेगा ताकि उसकी मॉम उसे मार ना पाए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कायो और अपने दोस्तों के साथ कल साइंस सेंटर जाएगा। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कल अपने साथ साइंस सेंटर चलने को कहता है, पर उसके फ्रेंड्स मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था। कायो सतोरू से पूछती है कि वो अपने दोस्तों से क्या कह रहा था, जिस पर वो उसे कहता है कि वो अपने दोस्तों को ये बता रहा था कि कल वो कायो के साथ डेट पर साइंस सेंटर जा रहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि उप्स, ये नहीं बोलना था, और कायो भी सुन के एकदम हैंगसी हो जाती है। इसी बात कायो कहती है कि मॉम ने उसे सैटरडे को जल्दी घर आने को कहा है, जिस पर सतोरू कहता है कि वो कायो की मॉम को मना लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सतोरू को कायो के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो कायो की मॉम से कल कायो के साथ साइंस सेंटर जाने की परमिशन मांग रहा होता है। कायो की मॉम मना कर देती है, पर सतोरू उन्हें फोर्स करने लगता है। कायो की मॉम फिर कायो से पूछती है कि क्या वो इस लड़के के साथ कल जाना चाहती है, जिस पर कायो सर हिलाकर हाँ कहती है। ये देखे कायो की मॉम की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कायो को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर कहीं से सतोरू की मॉम आ जाती है और कायो की मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है और साथ ही कहती है कि बच्चे साइंस सेंटर जाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है, ये उनके लिए अच्छा ही है, इससे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। कायो की मॉम अब मना नहीं कर पाती और चुपचाप कायो के साथ अपने घर के अंदर चली जाती है। सतोरू अपनी मॉम को कहता है कि आप एकदम राइट टाइम पर आए। साथ ही वो थोड़ा टेंस्ड भी था कि ना जाने अब घर के अंदर कायो की मॉम कायो का ना जाने क्या ही हाल करेगी, जिस पर सतोरू की मॉम सतोरू को कहती है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कायो की मॉम अब कायो को मारेगी, क्योंकि कायो की मॉम को
अब पता है कि कायो अब अकेली नहीं है, बल्कि कायो के अब दोस्त भी हैं। कायो की मॉम को कायो के जख्म छिपाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब उसकी मॉम उसे मारकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। इसके बाद सतोरू की मॉम सतोरू को कहती है कि कायो तो बड़ी क्यूट है, जिसे सुनकर सतोरू ब्लश करने लगता है और फिर खुद को थप्पड़ मार के कहता है कि ओए तुझे क्या हो रहा है, मत बोल कि तेरे अंदर हकीकत में 29 साल का आदमी छुपा बैठा है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब सतोरू और कायो साथ में साइंस सेंटर में थे। यहाँ कायो के साथ टाइम स्पेंड करते दौरान सतोरू को ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। जो कायो यहाँ पर कर रही थी वो सब सतोरू की मेमोरी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। तभी उसे याद आता है कि वो जब 5th ग्रेड में था तब वो आज के दिन उस वक्त भी यहाँ इस साइंस सेंटर में आया था और उसे यहाँ पर कायो दिखी थी। तो इसका मतलब ये है कि सतोरू अनजाने में फिर से वही सब दोहरा रहा है जो पहले भी हो चुका था, सिर्फ कुछ हरकतें अलग है। जैसे उस समय सतोरू और कायो यहाँ अलग अलग आए थे और इस बारी वो दोनों साथ में आए हैं, पर हो तो वैसा ही रहा है जो तब भी हुआ था। यानी कि वो कोई हिस्ट्री चेंज नहीं कर रहा है, वो अनजाने में फिर से बस पास्ट को वापस दोहरा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी भी हालत में कायो का भाग्य चेंज ही नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर सतोरू के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो सतोरू को कहते हैं कि उनका काम जल्दी पूरा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि वो भी यहाँ आके सतोरू और कायो को ज्वाइन कर लें। ये देख के सतोरू मुस्कुराता है और मन में खुद को कहता है कि नहीं, पास्ट चेंज हो रहा है। उस वाले पास में यहाँ पर ये लोग नहीं आए थे और ना ही उस वाले पास में सतोरू इनका इतना अच्छा दोस्त था, पर इस वाले पास में वो सब सतोरू के बहुत अच्छे दोस्त हैं और केवल सतोरू के नहीं बल्कि कायो के भी दोस्त हैं। तो कायो अब अकेली नहीं होगी, तो उसका किडनैप भी नहीं होगा। इसके बाद 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जब मंडे था। ऐसे हर बार कायो मंडे को लेट आया करती थी क्योंकि कायो की मॉम को कायो के निशान छिपाने में टाइम लग जाया करता था जो उसने कायो को सैटरडे और संडे को दिए होते थे। लेकिन इस बार कायो मंडे को भी स्कूल में टाइम पर पहुंचती है और ना ही उसकी बॉडी में भी कोई जख्म के निशान थे। तो सतोरू मन में खुश होकर खुद को कहता है कि मॉम ने सही कहा था, कायो की मॉम अब कायो को नहीं मारेगी। यानी कि सच में सतोरू की वजह से कायो का फ्यूचर बदल रहा है। सतोरू कायो को देख के मन में कहता है कि ये कितनी क्यूट है और तभी रियलाइज करता है कि उसने मन की जगह मुंह से बोल दिया है। ये सुनकर कायो फिर से हैंग हो जाती है और पूरी क्लास हैरान रह जाती है कि क्या ये सब क्या चला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सतोरू क्लासरूम में कायो को देखकर मन में कहता है कि आज 29 फरवरी है और आज के ही दिन उसने कायो को आखिरी बार पार्क में देखा था। कल डे X है यानी कि मार्च 1 है और कल के दिन कायो गुमशुदा हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सतोरू हमेशा की तरह खुद कायो को घर छोड़ने जाता है। इसके बाद अगली सुबह वो बहुत ही तेजी से कायो के घर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि आज ही वो डे X था, आज ही मार्च 1 था, वही दिन जब कायो गुमशुदा हुई थी। सतोरू उसके घर पहुंचता है और देखता है कि कायो वहीं पर होती है। वो मुस्कुराता है और कायो का हाथ पकड़ता है। कायो भी ये देख के शॉक हो जाती है और इसके बाद कायो के साथ ऐसे ही हाथ पकड़ के स्कूल जाता है और सारा दिन कायो के साथ ही रहता है। स्कूल खत्म होने पर कायो उसे कहती है कि उसे आज जल्दी घर जाना है, पर सतोरू मना कर देता है और वो दोनों साथ में बहुत देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो वैसे ही कायो का हाथ पकड़कर वापस घर की तरफ जाता है। रास्ते में वो दोनों उसी पार्क से गुजर रहे होते हैं जहाँ सतोरू ने कायो को गुमशुदा होने से पहले आखिरी बार देखा होता है। सतोरू मन में कहता है कि मैंने किस्मत का लिखा बदल दिया और सतोरू कायो के हाथ को और कस के पकड़ता है। इसके बाद वो कायो को उसके घर पर छोड़कर जोर से कहता है कि वो कल सुबह उसे लेने फिर से आएगा और ऐसा वो जानबूझ के जोर से कहता है ताकि उसकी मॉम और आसपास में जो कोई भी है उन्हें सुनाई दे दे कि कायो अब अकेली नहीं है, कोई है जिसे अब कायो की परवाह है। अगले सीन में हम सतोरू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो 12 बजने का वेट कर रहा होता है क्योंकि 12 बजते ही ये मनहूस दिन खत्म हो जाएगा। वो टेंशन के मारे इतनी रात को चुपके से घर से बाहर निकलता है और कायो के घर के सामने खड़ा होकर अपनी घड़ी में 12 बजते देखता है और इस बार कुछ भी नहीं हुआ होता। वो खुश हो जाता है और मन में कहता है कि फाइनली उसने कर ही दिखाया, उसने कायो का भाग्य ही बदल डाला। इसके बाद वो घर आता है और शांति से सो जाता है। अगली सुबह वो कायो को देखने के लिए इतना बरकरार था कि 6 बजे ही कायो के घर निकल जाता है। कायो इतनी सुबह सतोरू को अपने घर के बाहर देखे उसे इडियट कहती है। बाय द वे आज के दिन सतोरू और कायो दोनों का बर्थडे था क्योंकि आज 2 मार्च है। और हाँ, आप लोगों को याद दिला दूं कि अभी तक कायो को पता नहीं है कि सतोरू को होम रूम टीचर मिस्टर याशिरो से पता लग चुका है कि आज के दिन कायो का भी बर्थडे है। वो दोनों स्कूल की छुट्टी होते ही स्कूल से निकलने लगते हैं क्योंकि आज शाम को सतोरू के घर पर बर्थडे पार्टी थी और उन्हें इसीलिए थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। पर उनके होम रूम टीचर मिस्टर याशिरो उन्हें बॉक्स उठाने के काम में लगा देते हैं। वो दोनों इस वजह से बहुत लेट हो जाते हैं और फाइनली एक शॉप में जाते हैं जहाँ सतोरू पूरे 5000 यान के ढेर सारे सैंडविचेस लेता है। और तभी उसे याद आता है कि जब वो 5th ग्रेड में हुआ करता था उसने उस वक्त भी अपने बर्थडे पार्टी में पूरे 5000 यान के सैंडविचेस लिए थे, जबकि उस वक्त उसकी बर्थडे पार्टी में वो सैंडविचेस खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, वो और उसकी मॉम, और सारे सैंडविचेस ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। इसके बाद सतोरू और कायो सतोरू के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर सरप्राइज मिलता है क्योंकि उनके दोस्तों ने अंदर बढ़िया सी उन दोनों के लिए डेकोरेशन कर रखी होती है। वो दोनों सतोरू और कायो को बोलते हैं कि उन्होंने ही होम रूम टीचर मिस्टर याशिरो को कहा था कि वो सतोरू को काम में अटका दें ताकि वो सब सतोरू और कायो के घर पहुंचने से पहले थोड़ी डेकोरेशन कर सके। साथ ही वो बताते हैं कि ये सुन के मिस्टर याशिरो ने उन्हें बताया कि आज कायो का भी बर्थडे है, तो उन सब ने सर को ये भी रिक्वेस्ट करी कि साथ में फिर कायो को भी काम पर हटका दो। सतोरू की मॉम कायो को बताती है कि सतोरू को पहले ही पता लग चुका था कि आज के दिन कायो का भी बर्थडे होता है, इसलिए उसने एक स्पेशल केक कायो के लिए अलग से लेने को कहा था। ये देखकर कायो इमोशनल हो जाती है और सतोरू को कहती है कि उससे सतोरू का गिफ्ट पूरा ना हो
सका। सतोरू से कहता है तो इसीलिए उसे पिछले कल घर जल्दी वापस जाना था। साथ ही सतोरू से कहता है कि कोई बात नहीं, कल दे देना। सतोरू काया को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि बहुत प्यारे से हैंड ग्लव्स से। इसके बाद वो सब खूब इंजॉय करते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं और चट कर जाते हैं। फिर रात को सतोरू काया को घर वापस छोड़ता है और ठंड में खूब कांप रहा होता है क्योंकि उसने काया को तो ग्लव्स गिफ्ट कर दिए पर उसके खुद के पास ग्लव्स ही नहीं होते। काया सतोरू को अपना मफलर देती है और उसे प्रॉमिस करती है कि कल वो पक्का उसका गिफ्ट पूरा करके सतोरू को दे देगी। और आज का दिन भी बहुत अच्छे से खत्म हो जाता है। सतोरू घर जाते जाते बहुत खुश था क्योंकि कायो अपना बर्थडे आने से पहले मारी गई थी, पर इस बार कायो ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। अब वो सेफ है। इसके बाद वो घर जाता है और बहुत समय बाद सुकून भरी नींद सोता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन स्कूल को लेट हो जाता है। स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कायो आज स्कूल नहीं आई होती। ये देखकर सतोरू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के फर्स्ट सीन में हम सतोरू को स्कूल से कायो के घर की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो घर का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाता है पर घर में शायद कोई नहीं होता। इसके बाद वो घबराते हुए स्टोर रूम में खोलकर देखता है पर वहाँ पर भी कायो नहीं होती। तभी वो नोटिस करता है कि स्टोर रूम के बाहर किसी के पाँव के निशान है। सतोरू उसे देख के मन में कहता है कि ये पक्का किसी आदमी के रबड़ के शूज के निशान है। इसके बाद हम सतोरू को रोते हुए देखते हैं क्योंकि आज मार्च 3 को कायो गुमशुदा हो चुकी थी। इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जब सतोरू अपने घर की खिड़की से बाहर अपनी मॉम को उनके एक पुराने दोस्त के साथ बात करते देखता है। वो आदमी एक टीवी रिपोर्टर था और उसका नाम माकोतो था। और यहाँ हमें पता चलता है कि सतोरू की मॉम भी पहले एक रिपोर्टर हुआ करती थी। तब वो माकोतो नाम का आदमी उनके साथ ही काम किया करता था। माकोतो सतोरू की मॉम को कह रहा होता है कि पड़ोस के शहर में भी एक घटना हुई थी और उन्होंने किडनैपर को जल्दी पकड़ लिया था। सतोरू की मॉम माकोतो को कहती है कि वो चाहती है कि जो कुछ भी हुआ सतोरू वो सब भूल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में सतोरू की होम रूम टीचर मिस्टर याशिरो सभी स्टूडेंट्स को झूठ कह रहे होते हैं कि कायो बिल्कुल ठीक है और वो अपनी ग्रैंडमा के यहाँ चली गई है और अब से वो वहीं रहेगी, इसलिए वो यहाँ पढ़ने नहीं आया करेगी। मिस्टर याशिरो झूठ इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो और बाकी सभी टीचर्स ये नहीं चाहते थे कि सभी बच्चे घबरा जाएं। साथ ही हम देखते हैं कि पुलिस फिलहाल के लिए कायो की मॉम को ही अपराधी मान रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि कायो के गायब होने के ठीक 6 दिन बाद पड़ोस वाले शहर से एक और बच्ची गायब हो गई। केनिया सतोरू को बताता है कि उस लड़की का नाम आयाना कानिशी था और वो इजुमी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। सतोरू मन में खुद को कहता है कि चीजें सिर्फ आगे पीछे हुई, बाकी हो तो वही सब रहा है जो समय में पहले भी हुआ था। ऐसा करते करते अब 10 दिन गुजर गए होते हैं पर ना ही कायो का और ना ही कायो के किडनैपर का कुछ पता चला होता है। स्कूल की तरफ जाते जाते सतोरू कायो की मॉम को घर से बाहर एक कचरे का बैग फेंकते हुए देखता है। पास जाने पर वो देखता है कि उस थैली के अंदर तो उनके दस्ताने होते हैं। शायद ये वही गिफ्ट थी जो कायो सतोरू के लिए बना रही थी, पर इन्हें देने का प्रॉमिस वो बदकिस्मती से पूरा ही नहीं कर पाई। ये देख सतोरू बहुत जोर से चीखने लगता है और डरते हुए वहाँ से भागता है। तभी अचानक वो खुद को वापस 2006 में पाता है, यानी कि वो अपने सही समय में वापस आ गया होता है। वो देखता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला होता, सब वैसे का वैसा ही होता है। उसकी मॉम अभी भी मरी हुई होती है और उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। वो मन में खुद को कहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो कुछ ना बदल सका, ना ही वो कायो को बचा पाया और ना ही अपनी मॉम को। इसके बाद वो वहाँ से जैसे तैसे छुप छुप के भागते भागते एक ब्रिज के नीचे पहुँचता है और एक डब्बे के अंदर छिप जाता है। वो मन में सोचता है कि जब वो अपने रूम पहुंचा था तो उसकी मॉम की डेड बॉडी के आसपास कहीं पर भी उनका फोन नहीं था। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस फोन में शायद किलर से रिलेटेड कुछ प्रूफ्स थे, इसीलिए वो किलर वो फोन अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद उसे बहुत भूख लगती है तो वो एक कैफे में जाता है जहाँ पर उसे अपने बॉस का कॉल आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सतोरू अपने बॉस के घर में होता है। शायद उसके बॉस को अभी तक इस बात की खबर नहीं होती कि सतोरू ने अपनी मॉम का मर्डर कर दिया है, इसीलिए तो उन्होंने उसे डिनर पर इन्वाइट किया होता है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर बियर लेने जाता है। तभी सतोरू टीवी में देखता है कि उसके बारे में तो टीवी में न्यूज आ रही होती है। वो घबराते हुए खिड़की से नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि घर के बाहर तो पुलिस आई होती है और वो पुलिस सतोरू के बॉस ने बुलाई होती है। मतलब ये सब सतोरू के बॉस की सतोरू को पकड़वाने की एक चाल थी। इसके बाद सतोरू वहाँ से छुप छुप के भागता है और एक जगह गिर जाता है और अपने सामने कातागिरी को देखता है। कातागिरी उसका फोन स्विच ऑफ करती है और उसे कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो फोन ऑन करके रखा है, पुलिस तुम्हें जीपीएस से ट्रैक कर सकती है। इसके बाद कातागिरी उसे अपने साथ चलने को कहती है और सतोरू उसके साथ उसके घर चला जाता है। सतोरू कातागिरी से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, जिस पर कातागिरी उसे कहती है कि उसे सतोरू पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी मॉम का मर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सतोरू और उसकी मॉम के साथ डिनर करके आई है और उसे अच्छे से पता है कि सतोरू और उसकी मॉम का रिश्ता आपस में कैसा था। इसके बाद वो कातागिरी के पास वही बुक देखता है जिसमें कायो के किडनैपिंग केस से रिलेटेड न्यूज लिखी हुई थी। उसे पढ़ने पर सतोरू को पता चलता है कि उसके पास में किए गए एक्शंस की वजह से फ्यूचर सच में बदला है, क्योंकि पहले उस बुक में कायो की एज 10 साल लिखी हुई थी पर अब 11 साल लिखी हुई है, यानी कि वो पास्ट बदलने में सच में कामयाब रहा है। अगर उसे एक और मौका मिले तो क्या पता वो सच में कायो का फेट बदल डाले। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ कातागिरी काम पर निकल गई होती है। सतोरू भी कातागिरी का स्कूटर लेकर एक लाइब्रेरी चला जाता है और वहाँ के पुराने न्यूज़पेपर पढ़कर उसे पता चलता है कि 3 साल पहले एक बच्ची का किडनैप करके मर्डर हुआ और जिससे उसके किडनैप की जुर्म में सजा हुई वो मरते दम तक यही कहता रहा कि वो बेकसूर है। दूसरी तरफ हम सतोरू के बॉस को किसी आदमी से कुछ बातें करते देखते हैं पर हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता। तभी वहाँ पर कातागिरी
आ जाती है और अपने बॉस को कहती है कि उसने आज का सारा काम खत्म कर दिया है और वो घर जा रही है। उसका बॉस उसके हाथ में पिज्जा देख के पूछता है कि वो ये पिज्जा किसके लिए ले जा रही है, जिस पर कातागिरी कहती है कि उसकी एक फ्रेंड आज घर आई हुई है तो वो ये उसी के लिए ले जा रही है। इसके बाद कातागिरी वहाँ से अपने घर जाने लगती है और हम देखते हैं कि उससे जाते वक्त वो आदमी उसे पीछे से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कातागिरी का बॉस आ जाता है और कातागिरी को कहता है कि अगर उसे सतोरू कहीं पर भी दिखे तो वो उन्हें जरूर इन्फॉर्म करे, साथ ही कातागिरी सतोरू की हेल्प जरूर करे और सतोरू को बताए कि इस मुश्किल घड़ी में वो सब उसके साथ हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सतोरू चुप छुप के वापस कातागिरी के घर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसका बॉस कातागिरी के घर पर नजर बनाए हुए था और वो उसे अंदर जाता देख लेता है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर कातागिरी आ जाती है और गुस्से में अपने बॉस का फोन तोड़ देती है और साथ ही उसे एक जोर का मुक्का मार के कहती है तो ये है तुम्हारी हेल्प। उसका बॉस उसे कहता है कि उसे बस कातागिरी की परवाह है, जिस पर कातागिरी कहती है कि अगर उसे सच में कातागिरी की परवाह है तो वो प्लीज ये सब पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, नहीं तो कातागिरी और उसका परिवार भी इस केस में फंस जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सतोरू वापस उसी पुल के नीचे होता है। कातागिरी ने उसे वहाँ से वापस ला लिया होता है क्योंकि उनके बॉस को अब पता चल चुका था कि सतोरू उसके घर पर रुका है, तो ये ना तो सतोरू के लिए सेफ था और ना ही कातागिरी के लिए। इसके बाद सतोरू कातागिरी से पूछता है कि वो सतोरू पर इतना विश्वास क्यों करती है जबकि वो अच्छे दोस्त भी नहीं थे, जिस पर कातागिरी कहती है कि बचपन में एक दुकानदार ने उसके पापा के ऊपर चोरी का एक केस फंसा दिया जबकि उसके पापा ने कोई चोरी ही नहीं की थी, पर किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इस इंसिडेंट की वजह से उन्हें 3 महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ा और साथ ही लोगों से कई ताने भी, जिससे तंग आकर वो अपनी जॉब और अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए। तो इसलिए उसे अच्छे से पता है कि कैसा फील होता है जब तुम सही हो और तुम पर कोई झूठा आरोप लगा दे, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, पर अगर तुम पर विश्वास करने वाला सिर्फ एक ही क्यों ना हो तब भी तुम कभी अकेले नहीं होते। सतोरू कातागिरी को कहता है कि अगर पुलिस तुम्हारे घर आए तो तुम ये कह देना कि सतोरू ने तुम्हें जबरदस्ती मजबूर किया कि तुम सतोरू को अपने घर में रहने दो, जिस पर कातागिरी कहती है कि वो ऐसा कहकर कभी भी सतोरू की मुश्किलें और नहीं बढ़ाएगी। और इसके बाद कातागिरी वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके बॉस ने पुलिस नहीं बुलाई होती, तब उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो देखती है कि वो मैसेज सतोरू की मॉम के नंबर से आया होता है और उसमें लिख रखा होता है कि मैं सतोरू हूँ, तुम जहाँ भी हो वहीं रहो। तभी कातागिरी नोटिस करती है कि उसके दरवाजे के बाहर से धुआं आ रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो खुद को आग से बुरी तरह घिरा पाती है क्योंकि उसके पूरे घर में आग लगी होती है और धुएं की वजह से कातागिरी वहीं बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सतोरू कातागिरी के घर के बाहर पहुंच जाता है और ये खौफनाक नजारा देख के दंग रह जाता है। वो घबराते हुए बिना कुछ सोचे समझे अंदर आग में कूदकर कातागिरी के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कातागिरी बेहोश पड़ी मिलती है। वो कातागिरी को उठाता है और अपने साथ उसे सेफली बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच कातागिरी को होश आ जाता है और वो अपना मोबाइल सतोरू की पॉकेट में डाल देती है। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर उनका बॉस भी कातागिरी की हेल्प करने आ जाता है और वो कातागिरी को पकड़कर सतोरू को कहता है कि वो यहाँ से खिसक जाए क्योंकि बाहर पुलिस वाले भी आ गए हैं। सतोरू कातागिरी को बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक जगह नोटिस करता है कि उसकी पॉकेट में तो कातागिरी का फोन होता है। वो फोन में वो मैसेज पढ़ता है जो कातागिरी को सतोरू की मॉम के नंबर से आया था। ये मैसेज पढ़कर सतोरू समझ जाता है कि इसका मतलब ये आग किलर ने लगाई थी और वो कातागिरी को मारकर इसका सारा इल्जाम सतोरू पर ही फंसाना चाहता था। शायद उस किलर ने कातागिरी का पीछा कर उसका घर का पता लगा लिया हो। इसके बाद सतोरू अपनी पॉकेट से एक नंबर बाहर निकालता है जो कि शायद उसकी मॉम ने उसके घर पर गिराया था और सतोरू ने बाद में आकर उठा लिया था। सतोरू उस नंबर पर कॉल करता है और वो आदमी सतोरू को एक कैफे में मिलने को बुलाता है। अगले सीन में हम सतोरू को कैफे में देखते हैं जहाँ वो आदमी भी था। वो आदमी सतोरू को बताता है कि वो सतोरू की मॉम का दोस्त था और वो दोनों बहुत पहले साथ में ही काम किया करते थे। तभी सतोरू को याद आता है कि ये तो वही टीवी रिपोर्टर है जिसको सतोरू ने बचपन में देखा था, जिसका नाम माकोतो था। इसके अगले सीन में हम सतोरू को माकोतो के ऑफिस में देखते हैं जहाँ माकोतो सतोरू को बताता है कि टेंशन मत लो, उसे सतोरू पर भरोसा है कि सतोरू अपनी मॉम का कत्ल नहीं कर सकता। और साथ ही माकोतो सतोरू को ये भी बताता है कि सतोरू की मॉम ने मरने से पहले उन्हें कॉल करके बताया था कि जो किडनैपिंग और मर्डर के केस 18 साल पहले हुए थे उनको अंजाम देने वाला किलर जून शिरातोरी नहीं बल्कि कोई और था। वो आदमी कौन था ये बताने के लिए सतोरू की मॉम ने अगले दिन माकोतो को मिलने बुलाया था, पर उससे पहले ही सतोरू की मॉम का मर्डर हो गया। इसके बाद वो सतोरू को बताते हैं कि 2 मार्च 1988 की रात को कायो की माँ और कायो की माँ के बॉयफ्रेंड ने कायो को बहुत बुरी तरह पीट कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। इसके बाद कायो उस स्टोर रूम से गायब हो गई। कायो की माँ ने अगले दिन 3 तारीख की रात को ठीक 11:30 पर सतोरू के घर कॉल किया और सतोरू की मॉम से कायो के बारे में पूछा। पहले पुलिस का शक तो कायो की माँ पर ही था, पर पुलिस को स्टोर रूम के बाहर बर्फ में रबर के शूज के निशान मिले जो हूबहू जून शिरातोरी के जूतों से मेल खाते थे। पुलिस ने सारे सुराखों को मिला के निष्कर्ष निकाला कि उस रात जून शिरातोरी ने कायो को स्टोर रूम से बाहर निकाल कर बेहोश कर दिया। उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स लिए और फिर उसके सर पर पानी से स्प्रे किया ताकि वो ठंड की वजह से मर जाए। शरीर का तापमान 20 डिग्री कम होने तक वो मर चुकी थी, पर इसके बावजूद जिन शिरातोरी ने आधे घंटे तक वेट किया ताकि कायो के बचने की कोई उम्मीद ना रहे। फिर उसने सुबह होने से पहले कायो की लाश को स्टोर रूम में वापस रख दिया। अगले दिन तक कायो की मॉम ने कायो को मरा हुआ देखा तो वो घबरा गई और उसकी लाश को छुपा दिया और फिर ऐसे एक्ट किया
जैसे कायो गायब हो गई हो। पुलिस ने जुन शिरातोरी को दोषी करार देके उसे मौत की सजा दी, पर उसने कभी भी अपना जुर्म कबूल ही नहीं किया था। ऐसी ही मिलती जुलती घटना पड़ोस के शहर में भी हुई और जिसको भी पकड़ा गया वो सब यही कहते थे कि वो निर्दोष हैं। इस पर सतोरू जोर से कहता है इसका मतलब जुन शिरातोरी ने कायो का मर्डर नहीं किया था और बाकी सब लोग भी बेगुनाह थे। सभी मिसिंग बच्चों का किलर सिर्फ एक ही था। वो जानबूझ के ऐसे एविडेंस क्राइम सीन पर छोड़ दिया करता था जिसकी वजह से कोई और बेगुनाह फंस जाए, और वो किलर आज भी इसी शहर में खुलेआम घूम रहा है। जिस पर माकोतो कहते हैं एग्जैक्टली यही बात उन्होंने बहुत बार 18 साल पहले भी कही थी, पर किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातागिरी को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो बाहर छुपके से दो पुलिस वालों को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि कातागिरी के मर्डर करने के लिए सतोरू ने ही उसके घर पर आग लगाई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने सतोरू को कातागिरी के घर जाते देखा था। कातागिरी अपने अंकल आंटी को और पुलिस वालों को बताती है कि सतोरू ने उसका मर्डर करने की कोशिश नहीं की थी, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। साथ ही वो नोटिस करती है कि वो पुलिस ऑफिसर्स उस पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। इसके बाद एक जगह हम देखते हैं कि कोई कातागिरी के ऊपर पीछे से हाथ रखता है और कातागिरी घबराते हुए पीछे मुड़ती है, और वैसे ही हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ सतोरू माकोतो को कातागिरी के फोन में वो किलर द्वारा भेजा मैसेज दिखाता है। माकोतो सतोरू से पूछता है कि उसे क्या लगता है किलर ने कातागिरी को मारने की कोशिश क्यों की होगी, जिस पर सतोरू कहता है कि किलर पार्क में एक बच्ची का किडनैप करने जा रहा था, पर सतोरू की मॉम की वजह से वो कर ना सका। अब उसे डर था कि कहीं सतोरू की मॉम ने उसे पहचान तो नहीं लिया, इसलिए वो सतोरू की मॉम का मर्डर करना चाहता था। मर्डर करने से पहले उसे सतोरू का पिज्जा शॉप में शेड्यूल पता करना था, ताकि वो ऐसे समय में सतोरू के घर जाके उसकी मॉम का मर्डर कर सके जिस समय सतोरू घर पर नहीं होता। इसलिए वो शायद शेड्यूल पता करने पिज्जा शॉप गया होगा और वहाँ पर कातागिरी ने उसका चेहरा देख लिया होगा, तो उसे शायद डर था कि कहीं कातागिरी बाद में जाके उसके लिए कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए, इसलिए उसने उसे मारने का सोचा और उसकी मौत का इल्जाम भी सतोरू पर ही डालने का तय किया। इसके बाद माकोतो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल जाकर किलर के बारे में कातागिरी से बात करेंगे, शायद उन्हें कोई क्ल्यू मिल जाए। और जाते जाते वो सतोरू को बताते हैं कि उनके कंप्यूटर में 18 साल पहले वाले केस की उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद सतोरू को कंप्यूटर में पड़ी रिपोर्ट्स को देख के पता चलता है कि किलर ने कायो के मर्डर के कुछ दिन के बाद सतोरू के एक और फ्रेंड हिरोमी सुगीता का मर्डर भी किया। सतोरू कहता है कि हिरोमी सुगीता था तो लड़का, पर वो दिखने में बिल्कुल लड़की लगता था। शायद किलर हकीकत में जानता था कि हिरोमी एक लड़का है और उसने हिरोमी का कत्ल इसलिए किया होगा क्योंकि वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था कि किलर वो है जिसे ये मालूम नहीं था कि हिरोमी एक लड़का है, और उसने उसको लड़की समझकर किडनैप कर लिया। पुलिस को हिरोमी सुगीता के कुछ फोटोग्राफ्स जुन शिरातोरी के घर में मिले और साथ ही अलमारी में एक पर्दे के पीछे कुछ पीरोफाइल मैगजीन्स भी मिली। ये देख के सतोरू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उस जगह पर बच्चों के सेक्सुअल इमेजेस वाली मैगजीन्स नहीं बल्कि अडल्ट मैगजीन्स थी, यानी कि जुन शिरातोरी को फंसाने के लिए किलर ने ही वहाँ पर वो मैगजीन्स रखी होंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माकोतो किसी तरह पुलिस ऑफिसर से छुपते हुए कातागिरी के रूम पहुंच जाते हैं और अंदर जाने पर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर कातागिरी की जगह कातागिरी नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है। कातागिरी की मॉम बताती है कि कातागिरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। कोई कातागिरी का विश्वास नहीं कर रहा था, पर उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने कातागिरी की जगह ले ली और कातागिरी चुपके से सतोरू से मिलने हॉस्पिटल से भाग गई। साथ ही हम देखते हैं कि कोई ब्लैक कलर वाली कार कातागिरी का पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ सतोरू को कातागिरी के फोन में किसी का कॉल आता है। वो कॉल कातागिरी का ही था और कातागिरी उसे ब्रिज के नीचे मिलने बुलाती है। अगले सीन में हम कातागिरी और सतोरू को ब्रिज के नीचे साथ में देखते हैं, जहाँ कातागिरी सतोरू को बताती है कि उसे मिस्टर निशिजोनो पर शक है। मिस्टर निशिजोनो सिटी काउंसिल का एक प्रमुख मेंबर है और बॉस हमेशा मिस्टर निशिजोनो की चमचागिरी करता रहता है। मिस्टर निशिजोनो भी बहुत बार पिज्जा शॉप में बॉस से बात करने आता रहता है, तो वो बड़ा ही इजीली किसी का भी शेड्यूल और एड्रेस पता लगा सकता है। सतोरू कंफ्यूज हो जाता है और मन में कहता है कि कड़ियां आपस में जुड़ी नहीं रही है, कुछ तो है जो मिसिंग है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सतोरू को अरेस्ट कर लेती है। कातागिरी जोर जोर से रोते हुए सतोरू को यही कह रही होती है कि सतोरू उस पर विश्वास करे, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। सतोरू कातागिरी को कहता है कि उसे पता है, वो कातागिरी पर विश्वास करता है और जाते जाते वो नोटिस करता है कि वहीं पुलिस वालों के साथ एक आदमी अम्ब्रेला पकड़े खड़ा होता है। उसका फेस तो ठीक से नजर नहीं आ रहा होता, पर सतोरू उसकी खून की प्यास से भरी आंखों को देख के पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जो उसे अपनी मॉम के मर्डर वाली रात अपने घर के बाहर दिखा था। वही किलर था। वो किलर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो जीत गया और सतोरू हार गया। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी इरेज्ड एनिमे की पार्ट 1 वाली वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं इसके पार्ट 2 वाली वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा और अपलोड करते ही इसके पार्ट 1 वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तब तक आप याद से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपको आपके फोन में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, सतोरू अपने लास्ट रिवाइवल में कितनी साल पीछे आ जाता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव। with